स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। साथ में इस बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए दोस्तों, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सोनी कोचिंग। दोस्तों, आज हम आपको भारत के राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम के बारे में पढ़ाएंगे। लेसन 3 इकोनॉमिक्स का लेसन 3 चैप्टर राष्ट्रीय आय, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मेरी इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर की होगी। आप मेरी वीडियो को देखना ना भूलें, जिससे कि आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। आइए दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। लेसन 3 राष्ट्रीय आय, भारत की राष्ट्रीय आय। ये है इकोनॉमिक्स का लेसन 3 राष्ट्रीय आय, यानी कि नेशनल इनकम। आइए दोस्तों, अब मैं इसकी फुल जानकारी आपको देती हूँ। राष्ट्रीय आय का अर्थ। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं से शुद्ध मूल्य के योग से है। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। दोस्तों, जो भी हम विदेशों से आय प्राप्त करें या अपने देश से करें, वह सभी इसमें शामिल होती है। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना CSO के द्वारा की जाती है। यह क्वेश्चन में भी आएगा, आप ध्यान से चैप्टर को सुने। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आय समिति। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने आर्थिक आयोजन के लिए राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए 1949 ईस्वी में प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। इस समिति ने 1948 से 1949, 1949 से 1950, 1950 से 1951 की कीमतों के आधार पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। राष्ट्रीय आय का आकलन। आकलन के बारे में भी आपके आगे क्वेश्चन आंसर जरूर आएगा, इसलिए चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। राष्ट्रीय आय का आकलन। राष्ट्रीय आय का आकलन की 3 प्रमुख विधियां होती हैं। नंबर 1 उत्पादन विधि, नंबर 2 आय विधि, नंबर 3 व्यय विधि। प्राथमिक क्षेत्र में आने वाली विधि अंतर्गत आने वाले वस्तुओं के राष्ट्रीय आय का अनुमान उत्पादन विधि के से लगाया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं का राष्ट्रीय आय का अनुमान उत्पादन विधि से लगाया जाता है। दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विनिर्माण गतिविधियों से प्राप्त आय का अनुमान लगाने के लिए उत्पाद विधि का प्रयोग किया जाता है। कच्चे निर्माण क्षेत्र में राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसमें सभी विधियां आती हैं, आय विधि, उत्पादन विधि, व्यय विधि। राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां। अब मैं राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियों के बारे में आपको जानकारी दूंगी। सबसे पहले आती है उत्पाद विधि, जो कृषि, वाहिनी, मछली पालन, खनन, पंजीकृत, विनिर्माण, शहरी निर्माण आदि से प्राप्त होती है। दूसरी है आय विधि, जो बिजली, रेलवे, अन्य परिवहन साधन, संचार, बैंकिंग एवं बीमा, वास्तविक संपदा, सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा, पंजीकृत विनिर्माण, गैस और जल आपूर्ति, असंगठित सड़क एवं जल परिवहन, भंडारण, व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट, भवनों का स्वामित्व एवं अन्य से प्राप्त होती है। व्यय विधि ग्रामीण निर्माण के अंतर्गत आती है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा। राष्ट्रीय आय की अवधारणा एक गुणात्मक अवधारणा है जो प्रवाह से संबंधित है। वर्तमान में चालू कीमत के साथ साथ राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष 2011 से 2012 के स्थिर कीमत पर भी की जाती है। पहले यह
आधार वर्ष 2004 से 2005 था। अब इस वक्त 2011 से 2012 है। निजी आय, निजी क्षेत्र के सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली साधन आय ही निजी आय कहलाती है। व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत आय किसी देश की व्यक्तियों एवं परिवारों को एक वर्ष की सभी स्रोतों से प्राप्त साधन आय तथा वर्तमान हस्तांतरण भुगतान का योग है। व्यक्तिगत आय, निजी आय, अवतरित लाभ, निगम कर, जिसके अंतर्गत आता है प्रयोज्य आय। प्रयोज्य आय किसी व्यक्ति के सभी स्रोतों से प्राप्त वह आय है जो सरकार द्वारा लगाए गए करों के भुगतान के बाद बचती है। जब हमें कोई भी कर पे करना पड़ता है, टैक्स लगते हैं, उन्हीं करों से जो बचती है वह प्रयोज्य कर आय के अंतर्गत आती है। सकल घरेलू उत्पाद जीओपी, किसी भी सकल घरेलू उत्पाद से आशय देश के निवासियों द्वारा अपने देश भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से होता है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी समयावधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं से मूल्य में विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय का योग सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। दोस्तों, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय, यह इसके अंतर्गत आती है। राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यह होती है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से पूंजीगत वस्तुओं से मुख्य हाथ से घटा देने से। इसके अंतर्गत क्वेश्चन भी आएगा दोस्तों। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को पूंजीगत वस्तुओं के मुख्य हाथ से घटा देने से जो शेष बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मूल्यह्रास, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस सकल राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू मूल्यह्रास। घरेलू समृद्धि दर, घरेलू समृद्धि दर चालू तथा स्थिर दोनों मूल्यों पर आंकलित की जाती है। आर्थिक विकास दर सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर को व्यक्त करती है। राष्ट्रीय समृद्धि दर, इसे राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर भी कहा जाता है। यह निविल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर को व्यक्त करती है। निविल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन राष्ट्रीय समृद्धि वृद्धि दर माइनस गत वर्ष का विकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय एक औसत आय होती है जो कुल राष्ट्रीय आय तथा कुल व्यक्ति आय को आर्थिक समृद्धि का एक बेहतर मापक या संकेतक माना जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पादन को कुल जनसंख्या से विभाजित करके प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात किया जाता है। ध्यान देना दोस्तों, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करके ही प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद से भारत के प्रति व्यक्ति आय
में लगातार बढ़ने की प्रवृत्ति रही है। इसमें आर्थिक विकास के सिद्धांत व उसके प्रतिवादक भी काफी लोग हैं। मैं इसके बारे में नाम एक एक करके नहीं गिनाऊंगी, लेकिन मैंने ये अपनी नोटबुक में लिख दिए हैं किस किस ने इन सिद्धांत को चालू किया था, वे व्यक्ति कौन कौन थे, कौन अध्यक्ष थे, क्या थे, वो सब इसमें नोट है दोस्तों। इसकी महत्वपूर्ण चुनौतियों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। महत्वपूर्ण चुनौतियां, वार्षिक विकास दर का लक्ष्य नंबर 1, और नंबर 2 जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव, नंबर 3 अधिकतर जनसंख्या की कृषि पर निर्भरता, नंबर 4 विनिर्माण नीति के लक्ष्य, नंबर 5 विदेशी निवेश, नंबर 6 गरीबी और बेरोजगारी, नंबर 7 भ्रष्टाचार, नंबर 8 जीएसटी तथा डीटीसी की कठिनाइयां। ये सब इसकी महत्वपूर्ण चुनौतियां रही हैं दोस्तों। अब मैंने इस चैप्टर के बारे में आपको लगभग फुल जानकारी दे दी है। इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लाने वाली हूँ, तो आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें और आपको क्वेश्चन आंसर समझने में बहुत आसानी रहेगी। धन्यवाद।